गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे ठीक हो, स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर करने के लिए एकदम तुम सब मेरे साथ पूरी तरह से तुम लोग एकदम तैयार भी, ठीक है। हम जो चैप्टर शुरू किए थे ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका हम धीरे धीरे एंड की तरफ चल रहे, धीरे धीरे हम एंड की तरफ आ रहे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज जो मैं तुम लोगों का टॉपिक कराऊंगा, उस टॉपिक का नाम है शार्पनेस और क्यू वैल्यू, ठीक है। हमने तो एसी सर्किट का एलसीआर सर्किट देखा था, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने पावर इन एन एसी सर्किट देखा था, पावर इन एन रेजिस्टिव सर्किट एंड पावर इन एन एलसीआर सर्किट भी देखा था, ठीक है। आज जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है शार्पनेस और क्यू वैल्यू, ठीक है। अभी शार्पनेस और क्यू वैल्यू क्या है? मैंने कहा था कि रेजोनेंस क्या था। मैंने क्या कहा था? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस मीन्स मैचिंग ऑफ एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करके मैच करते हैं, ठीक है। जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था f0 = 1/2π√LC। यही वैल्यू था। यही वैल्यू हम ट्यून सर्किट से हम क्या करते हैं? ट्यून करते हैं, ठीक है। मैच करते, मैच कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वैल्यू है f0 = 1/2π√LC, ये फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं। अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है f0, ठीक है। ये जो सेंट्रल लाइन जो है, ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है f0, ठीक है। इसके लेफ्ट का और इसका राइट का जो फ्रीक्वेंसी हम ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं देते, छोड़ो। ये हमारा लेफ्ट और राइट का फ्रीक्वेंसी हम ऐसे दे देते हैं सीधा। ये हमारा लेफ्ट का फ्रीक्वेंसी, ये हमारा राइट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका नाम दे देते f1 और इसका नाम दे देते हम f2, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है। f0 है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, f0 है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। f1 हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का लेफ्ट फ्रीक्वेंसी और f2 हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का राइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो गैप है f1 से लेकर f2 तक, ये जो गैप है, इसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी का विड्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ मतलब दो फ्रीक्वेंसी का बीच का डिफरेंस, f1 - f2, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब दो फ्रीक्वेंसी का बीच का गैपिंग, f1 - f2, ठीक है। इसी बैंडविड्थ हर एक चैनल का फिक्स रहता है, ठीक है। हर एक स्टेशन का, जब तुम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम करोगे तब तुम लोगों को बैंडविड्थ के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा। ये जो बैंडविड्थ होता है ना, ये हर एक स्टेशन का, सपोज ये हमारा रेडियो मिर्ची रेड एफएम पकड़ लो, या फिर तुम लोग विविध भारती पकड़ लो, या फिर हमारा आकाशवाणी सिलचर पकड़ लो, ठीक है। अलग अलग हर एक चैनल का, हर एक चैनल का, हर एक स्टेशन का अलग अलग चैनल बैंडविड्थ रहता है, ठीक है। सपोज 93.5 मेगाहर्ट्ज ये एक बैंडविड्थ है, 102.3 मेगाहर्ट्ज ये एक बैंडविड्थ है, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी का जो इसी रेंज का फ्रीक्वेंसी ये लोग ट्रांसमिट कर रहा है। अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर हम मैच कर सके तो हम उसी चैनल को हम पकड़ सकेंगे। समझ में आया ना बात को? तो ये जो बैंडविड्थ होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक है शॉर्ट बैंड, एक है वाइड बैंड, ठीक है। शॉर्ट बैंड और वाइड बैंड, ठीक है। ये शॉर्ट बैंड पे कभी कभी ये लोग ट्रांसफर करते हैं, वाइड बैंड पे कभी कभी ये लोग ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली देखो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चल रहा है। ये जो वेव में बोल रहा हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी जो बोल रहा हूँ, ये जो बैंड जो बोल रहा हूँ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अभी ये जो बैंडविड्थ है हर एक स्टेशन का, हर एक चैनल का,
हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग रहता है, ठीक है। सपोज 93.5 रेड एफएम, ये 93.5 ये लोग का फिक्स्ड है, यानी ये बैंडविड्थ ये लोग सेट कर रहा है। अगर हमने 93.5 मेगाहर्ट्ज अगर हमने ट्यून करके मैच कर लिया तो हम वो चैनल हम पकड़ सकते हैं। तो ये जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। अभी हमारा शार्पनेस और क्यू वैल्यू क्या है? क्यू मीन्स क्वालिटी वैल्यू, क्यू वैल्यू है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेशियो बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ, ठीक है। क्यू वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। द क्यू वैल्यू और शार्पनेस इज कॉल्ड रेशियो बिटवीन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो बिटवीन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के बीच का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू और शार्पनेस, ठीक है। शार्पनेस और क्यू वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? शार्पनेस और क्यू वैल्यू का डेफिनेशन है द रेशियो बिटवीन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ द चैनल बैंडविड्थ इज कॉल्ड क्यू वैल्यू और शार्पनेस। अभी बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द गैपिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ इज द गैपिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हर एक चैनल का फिक्स रहता है और क्यू वैल्यू क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ द बैंडविड्थ। समझ में आया? उतार दो ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर। रास्ते में जो हम बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर दिखते हैं ना, उसी ट्रांसफॉर्मर को हम अभी करेंगे। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। टॉपिक डालो ट्रांसफॉर्मर। अभी ट्रांसफॉर्मर तो हम तो रास्ते में देखते ही है, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर रास्ते पे लगा रहता है। इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? ये काम कैसे करता है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? ये अभी हम देखेंगे। ये काम कैसे करता है इसका हम अभी एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर का थ्योरी एनालिसिस करेंगे। ये कौन से प्रोसेस पे काम करता है ये हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। अभी ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर हम अभी बनाएंगे मतलब ड्रॉ करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर ऐसे रहता है, एक लेमिनेटेड कोर शीट रहता है, लेमिनेटेड कोर शीट रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेमिनेटेड कोर शीट रहता है ऐसे, बहुत सारे शीट रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मेटल शीट रहते हैं। अगर नॉर्मल तुम लोग अगर बाजार में खरीद के जाओगे, जो छोटे ट्रांसफॉर्मर रहता है, जो टीवी या रेडियो सेट या कुछ भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स में जो रहता है, ठीक है, तुम लोग तो उसमें क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर में तुम लोग तो रेक्टिफायर कर चुके। तो रेक्टिफायर के इनपुट में हम ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, तो यही है ट्रांसफॉर्मर अभी हम जो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कोर शीट। अभी इसके अंदर दो कॉइल रहता है, इसके अंदर दो कॉइल रहता है ऐसे,
ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमने किया था, दो कॉइल रहता है, ये हो गया एक कॉइल, ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा कॉइल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल, ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अभी बताओ, दो कॉइल के बीच में हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कर चुके हैं, अभी तुम लोगों का कॉन्सेप्ट की बारी है। दो कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये लैमिनेटेड कोर शीट है, ये लैमिनेशन है यानी प्लास्टिक का है, ठीक है, और इधर में शीट मेटल, अंदर ये बाहर का प्लास्टिक का रहेगा, ठीक है, अंदर हमारा ये, तो बाहर तो प्लास्टिक में से तो कोई करंट पास नहीं होता है, ठीक है, तो ये लैमिनेटेड कोर शीट है यानी प्लास्टिक से लैमिनेशन किया हुआ, वायर के ऊपर रहता है ना, वायर के ऊपर जो लैमिनेशन रहता है, अंदर तो हमारा वायर रहता है, ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक का कवर रहता है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक कवर है, ठीक है। अभी प्लास्टिक में से तो कोई करंट पास नहीं होगा, प्लास्टिक इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो, दोनों कॉइल के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, फिर भी ये लोग फिर भी ये लोग ईएमएफ जनरेट कर रहा है, फिर भी यहाँ पे इनपुट देने से यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, कैसे? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम कुछ थ्योरी देखें, ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट इज द डिवाइस, it is the electrical device that used to convert high voltage to low voltage and vice versa, okay, and vice versa। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज पे, या लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हमारा हाई वोल्टेज पे। यही है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म करता है, कहाँ से कहाँ? हाई वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है लो वोल्टेज पे, लो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है हाई वोल्टेज पे, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज टू ट्रांसफॉर्म बट दैट यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ठीक है। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करता है, कैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है, ये हम धीरे धीरे चलेंगे। अच्छा, इसका ये तो हो गया इस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इस डिवाइस का मेन प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? अगर इसका हम प्रिंसिपल, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं, ये म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी तुम लोगों को तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। हम तो दो तरह के इंडक्शन पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? यहाँ में जितने देर तक करंट का चेंजेस होता रहेगा, यानी प्राइमरी पे जितने देर तक करंट का चेंजेस होता रहेगा, करस्पॉन्डिंगली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी पे भी हमारा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, अलग से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, तो ये
यही है हमारा प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, अच्छा कंस्ट्रक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले यहां तक उतार लो। ओके अच्छा, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? अगर इसका हम कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में एक शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे लैमिनेटेड कोर शीट, लैमिनेटेड कोर मेटल शीट्स, laminated core metal sheets, okay, and number 2 सिंपल से अगर हम देखें laminated core metal sheets एक नंबर, और 2 नंबर पे 2 coils namely primary and secondary। ओके, 2 कॉइल, एक है हमारा लैमिनेटेड कोर मेटल शीट, ठीक है, ये बाहर का जो कि कोर है, लैमिनेटेड है यानी प्लास्टिक कवरिंग से मुड़ा हुआ है, और दूसरा है हमारा 2 कॉइल है, एक कॉइल है हमारा प्राइमरी ये और दूसरा कॉइल है हमारा सेकेंडरी ये। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसका थ्योरी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो काम तो करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये तो हम जान ही चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन में प्रोसेस क्या है ये भी हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हम जानते हैं अभी। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि यहां में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है फाई, इसी यही मैग्नेटिक फ्लक्स ये दोनों कॉइल्स को कनेक्टेड करेगा। ठीक है। अच्छा, तो मान के चलते NP नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल और NS इज द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अभी हम थ्योरी एनालिसिस करेंगे। NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स for primary coil number of turns for primary coil, and NS is the number of turns for secondary। ओके, NP हमारा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स, NS हमारा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम जानते हैं, सपोज यहां पे प्राइमरी पे हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ, सपोज ईपी मान के चलते, और सेकेंडरी पे हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ। प्राइमरी पे हमने ईएमएफ दिए, कितनी ईएमएफ दी? ईपी ईएमएफ दिए, जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, जिसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी पे जनरेट हुआ ईएस। ईपी इज द ईपी इक्वल्स टू यानी ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड इन ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, EP is equals to minus NP into d phi by dt। ये तो हम जानते हैं
E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई डी टी। यही था हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम तो जानते हैं जितने देर तक हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, दो लॉ था, ठीक है। जितने देर तक प्राइमरी पे हमारा करंट जनरेट होता रहेगा उतने देर तक सेकेंडरी पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। यही था फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या था, इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो EP इज इक्वल्स टू माइनस NP d फाई बाई dt। माइनस क्यू, दिस माइनस इज द फैराडे लेंजेस लॉ, ये तो हम जानते हैं। एंड ES इज द ES इक्वल्स टू माइनस NS d फाई बाई dt, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक उतारो पहले। ओके, समझ में आया? चलो उसके बाद अभी हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो EP बाई ES इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NP बाई NS, ओके। ये एक कांस्टेंट रेशियो है। EP by ES इज द NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, NS इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये एक हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। तो यही जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है। EP by ES is equals to NP by NS. NP is the number of turns in primary and NS is the number of turns in secondary. ये जो नंबर जो है ये तो एक कांस्टेंट ही आएगा, नंबर में ही आएगा। ये एक कांस्टेंट, एक रेशियो है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं K से और इस कांस्टेंट का नाम क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज द कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। इफ K ग्रेटर देन 1, यानी ट्रांसफॉर्मर रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, दैट मीन्स दैट इज NP ग्रेटर देन NS, ठीक है, दैट इज NP ग्रेटर देन NS, then the transformer is then the transformer is called step down transformer, then the transformer is called step down transformer, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है मैं बता रहा हूं। ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इफ K लेस देन 1 दैट इज NP लेस देन NS, कॉमा देन ट्रांसफॉर्मर is called step up transformer,
ओके, इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन और स्टेप अप का मैं बता रहा हूं। स्टेप डाउन और स्टेप अप क्या है, देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी से अगर ज्यादा हुआ, यानी प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के टर्न से अगर ज्यादा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी वोल्टेज सेकेंडरी पे आके घट जाएगा, वोल्टेज सेकेंडरी पे आके कम हो जाएगा। सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसीलिए वोल्टेज सेकेंडरी पे आके कम हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी अगर 1.5 लाख वोल्टेज अगर आया, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अगर यूज किया तो 1.5 लाख वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज पे कन्वर्ट कर देगा। यानी वोल्टेज क्या हो गया, हमारा घट गया, वोल्टेज कम हो गया। ठीक है, कब, जब अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी से अगर कम हुआ, प्राइमरी का टर्न अगर सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी का अभी टर्न बहुत ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यानी कहीं कहीं पे अगर वोल्टेज सपोज 11,000 वोल्ट है, इसको हमने बूस्ट अप कर दिया। कैसे बूस्ट अप करेंगे, बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बूस्ट अप कर देगा। सपोज 11,000 वोल्टेज से 1.5 लाख वोल्टेज कर दिया। ठीक है, इसीलिए जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं, रास्ते पे जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं, कई घरों पे वोल्टेज ज़्यादा नहीं है, वोल्टेज कम रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बिठा देते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यू बैठाने से क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बैठाने से जो वोल्टेज आता है ना, जो वोल्टेज कम है ना, उसको बूस्ट अप कर देता है, उसको बढ़ा देता है। जब बढ़ गया तब तो एकदम पूरा हर एक घर में पूरा फुल वोल्टेज मिलता रहेगा। और कई इलाकों में वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रहता है, दरकार नहीं है, वहाँ पे क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा देता है। तो क्या करते हैं, मिनिमम लेवल पे ये लोग मिनिमम लेवल पे ये वोल्टेज को डाउन करके मिनिमम लेवल पे वोल्टेज देता रहता है। ठीक है, तो ये दो तरह का ट्रांसफॉर्मर है हमारा। पहला है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है, जब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तभी हम बोलेंगे इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और जब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तभी हम बोलेंगे इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी वोल्टेज घटा देगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का तो काम ही यही है, वोल्टेज को बूस्ट अप करना, वोल्टेज को बूस्ट अप करना, बूस्ट डाउन करना। ठीक है, अच्छा उतार लो ये। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आज का ये लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गया है हमारा, एसी जनरेटर और एलसी ऑसिलेशन। ये 2 टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया तो हमारे अल्टरनेटिंग करंट भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये 2 टॉपिक करेंगे और हमारा अल्टरनेटिंग करंट फिनिश। अल्टरनेटिंग करंट फिनिश हो गया, अल्टरनेटिंग करंट अगर फिनिश हो गया तो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। हम सेकेंड वॉल्यूम की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।